आज से करीब 100 साल पीछे, तब अंग्रेजों का राज था और हम उनके गुलाम थे। लेकिन उससे भी अधिक गुलाम हम थे हमारी रूढ़िवादी सोच के, समाज में व्याप्त अंधविश्वास के। सारा समाज फंसा हुआ था धार्मिक अंधविश्वासों में, जिसके फलस्वरूप समाज में बुरी अवस्था थी नारी की। अपने आप को पंडित कहने वाले वर्ग का बोलबाला था। नाम के लिए ब्राह्मण समाज को प्रेरित करते थे नारी की शिक्षा के विरुद्ध, उनके बचपन में ही विवाह के समर्थन में, और अगर वो विधवा हो जाए तो उसके प्रताड़ित जीवन के लिए। 19वीं सदी में इन सब कुरीतियों से लड़ने के लिए प्रादुर्भाव हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी जी चले गए, लेकिन उनके फैलाए हुए ज्ञान का प्रकाश देश के हर कोने में प्रस्फुटित हुआ। पूरे भारत में कई ऐसे नेता बने जिन्होंने स्वामी जी की जगाई हुई अलख की मशाल को अपने हाथ में थामा। ऐसे ही एक व्यक्ति हुए लालमन आर्य, राजस्थान के शेरड़ा गांव के। लालमन का जीवन अचानक पूरी तरह बदल गया जब वो स्वामी दयानंद के फैलाए हुए आलोक के दायरे में आए। सत्यार्थ प्रकाश उनके जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ बन गया। परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन से और फिर अपने घर से शुरू किया। घोर विरोध का सामना करके उन्होंने मृतक भोज, छुआछूत, मूर्ति पूजा आदि कुरीतियों को तिलांजलि दी। उनके ही जीवन की एक बहुत बड़ी घटना का मंचन आज हम कर रहे हैं इस नाटक वैधव्य उन्मूलन में। ये घटना है स्वतंत्र भारत की शुरुआत की। भाई लालमन, आपने देखा ये पत्र? हाँ। अरे भाई, आप किस उधेड़बुन में हो? भाई माता दिन, मैं बहुत चिंतित हूँ। क्यों? दरअसल हमने जो काम शुरू किया है ये ऊंट के मुंह में जीरा है। तुम तो जानते हो समाज के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। क्या बात है? कोई नई अनहोनी हो गई क्या? अनहोनी तो नहीं, क्योंकि बंगाल में प्रतिदिन होता है कहीं ना कहीं, पर घटना यहाँ मेरे पड़ोस की है। पास ही में एक मुखर्जी परिवार रहता है। मुखर्जी साहब और उनकी पत्नी बड़े ही सज्जन हैं। 2 साल पहले बेटे की शादी की। मैं भी शामिल हुआ था विवाह में। बहुत ही सुंदर और सुघड़ बहू रानी घर में आई थी। घर के लोग बड़ा प्यार करते थे उससे, यहाँ तक कि पड़ोसियों के मन को भी जीत लिया था उसके व्यवहार ने। मुझे तो काका कह के पुकारती थी। 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। एक दुर्घटना में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। रातों रात एक हंसता खेलता घर आंसुओं में डूब गया। बहू रानी का तो स्वरूप ही बदल गया। कोई साज सज्जा नहीं, सफेद साड़ी लपेट कर हर समय एक अलग थलग कमरे में पड़ी रोती थी। मैं भी एक बार उनके घर गया। सोचकर तो गया था कि मुखर्जी साहब को अपनी सभा की गतिविधि बताऊंगा और तैयार करूंगा कि विधवा बहू को जीने का एक अवसर देवे। लेकिन उन लोगों की मनस्थिति देखते हुए उस समय ये बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। फिर सोचा 2-4 महीने बीतने के बाद ये चर्चा करूंगा। हाँ भाई लालमन, बंगाल में तो विधवाओं की अवस्था बहुत गंभीर है। पहले तो जिंदा स्त्रियों को चिता में जला डालते थे। अरे भला हो राजा राममोहन रॉय जी का, जिन्होंने कुप्रथा का विरोध किया। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, लेकिन इस आंदोलन को सही परिणति मिली जब उनकी गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने 1829 के बंगाल सती एक्ट को जारी किया। लेकिन उसके बाद भी विधवाओं की अवस्था नरक तुल्य है। नरक तुल्य नहीं, उससे भी बदतर। पता है कल सुबह क्या हुआ मुखर्जी के घर पर?
उन्होंने अपनी लाडली बहू के केश कटवा कर जबरदस्ती उसे एक नौकर के साथ बनारस की गाड़ी में बिठा दिया। अच्छा, या ये कहो कि अपने परिवार की ही प्यारी सदस्या को उसकी मिन्नतों के बाद भी रोती बिलखती अवस्था में घर से निकाल दिया। अरे मैं वहां भाग कर गया। मैंने मुखर्जी को फटकारा। मैंने कहा, ये क्या जंगलीपन है? ये आपकी बहू है, आप इसे इस तरह प्रताड़ित नहीं कर सकते। जानते हैं उसने क्या कहा? क्या कहा? पहले तो वो मुझसे झगड़ने लगा, आप हमारे घर के मामले में दखल ना देवें। लेकिन जब उसने मेरी आंखों में क्रोध देखा तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अलग ले गया। वहां मेरे हाथ को पकड़ के फूट फूट के रोने लगा। बोले, भाई साहब, हमने पहले अपने जवान बेटे को खो दिया है, उसका दुख हमें दिन रात रुलाता है। हमने सोचा बहू के साथ मिलकर दोनों अपना दुख बांट लेंगे, लेकिन हमारी बिरादरी ने परेशान कर दिया। रोज कोई ना कोई आकर बैठ जाता है और कहता है कि इतनी सुंदर जवान विधवा बहू को घर पर बिठाकर क्या नर्क में जाना है। उनका कहना कि उनकी परंपरा के अनुसार विधवा के केश काटकर उसे किसी अनजान शहर में भेज देना चाहिए। हमारे घर में रखकर हम उसको सुरक्षा नहीं दे सकते भाई साहब। यहां तक कि बहू के पिता से भी कोई सहारा नहीं मिला। आखिर मैं दुखी होकर उसे बनारस भेज रहा हूं, क्योंकि वहां बंगाली विधवाओं के लिए आश्रम बना हुआ है। हालांकि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो दिल पर पत्थर रखकर कर रहा हूं। मुझे कृपया कमजोर ना बनाएं। माता दीन, मैंने समझाने का प्रयास किया उन्हें। मैंने उन्हें अपनी संस्था के बारे में बताया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि हम उनकी बहू के लिए कोई बंगाली वर ढूंढेंगे। लेकिन इसी बीच मुखर्जी की पत्नी वहां पहुंच गई। फिर क्या कहा उन्होंने? उसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। उसके अनुसार हम जो कर रहे हैं ये व्यभिचार का दूसरा रूप है। उनका समाज इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और तो और उसने मुझे चेतावनी दी है कि इस तरह का प्रस्ताव लेकर उनके घर कभी ना जाऊं। बस ये सब देखकर लगता है कि अपनी ये सोच निरर्थक है। अरे भाई लालमन, तुम तो हमारे नेता हो। अगर तुम ही निराशावादी हो जाओगे तो संस्था क्या करेगी? भाई लालमन, ये परिस्थितियां ही तो हमारे अभियान की बुनियाद है। समाज इन कुरीतियों से भरा पड़ा है। अगर हजारों मुखर्जी जैसे लोगों में से हम अगर 5-10 लोगों का मस्तिष्क परिवर्तन कर दें तो ये हमारी सफलता कहलाएगी। भाई बात तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। और अगर ऐसे थोड़े बहुत उदाहरण भी समाज के सामने आ गए तो बाकी समाज उनसे प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे परिवर्तन की लहर आ जाएगी। देखो दोस्तों, बुरा मत मानना। एक कहावत है, पर उपदेश से कुशल बहुतेरे। दूसरों को शिक्षा देना आसान है, लेकिन उससे पहले हमें उन आदर्शों को अपनाना जरूरी है। आप सब मेरे मित्र हैं, इसलिए कड़वा प्रश्न पूछता हूं। ईश्वर ना करे, लेकिन अगर आपके परिवार या कुटुंब में कोई स्त्री विधवा हो गई तो क्या आप हिम्मत करेंगे उसके दूसरे विवाह की? बिल्कुल करूंगा, जरूर। बेशक। भाई, जब हम इस बात का प्रचार कर रहे हैं तो फिर ऐसी अवस्था में तो हमारा निर्णय स्पष्ट ही है। भाई लालमन, आप खामोश क्यों हैं? बड़ा मुश्किल निर्णय है। नहीं मित्र, मेरा मस्तिष्क कुछ और सोच रहा है। हमारे कुटुंब की कोई कन्या अगर विधवा हो जाती है तब तो हमारा निर्णय पक्का है। लेकिन अगर किसी विधवा का प्रस्ताव हमारे यहां आता है तब क्या हम तैयार हैं एक विधवा से अपने बेटे का विवाह करने के लिए? अरे भाई, अब चुप क्यों हैं? उत्तर दीजिए लालमन के प्रश्न का। देखो भाई, ऐसी अवस्था में मुख्य निर्णय तो हमारे उस बेटे का होगा जिसके लिए ये प्रस्ताव होगा। हाँ, अगर उसकी स्वीकृति होगी तो मेरी भी होगी। हाँ, मेरा भी यही उत्तर है। बिल्कुल ठीक। इस बात का पता तभी चलेगा जब ऐसी परिस्थिति आएगी।
मित्रों, हमारा अभियान इस बात पर निर्भर है कि हम समाज के लोगों के मन में इस बात के महत्व को पूरी तरह बिठा पाते हैं या नहीं। हमारा अपना परिवार भी उसी समाज का अंग है। अगर हम अपने परिवार को ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार नहीं कर पाए तो फिर किसी और को कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कहा भाई लालमन। हमें अपने उद्देश्यों में सबसे पहले यह लिखना चाहिए कि हम विधवा विवाह की सामाजिक आवश्यकता के विषय में सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को तैयार करेंगे और उसके बाद क्रमशः अपने वृहत कुटुंब, पड़ोस और समाज को। और यही हम सबकी परीक्षा होगी कि हम ऐसी स्थिति में क्या कर पाते हैं। मतदीन जी, आज के पत्रों पर बातचीत शुरू करते हैं। आओ। ये है गांव शेरडा और गांव गुरेश के मध्य एक स्थान का, जहां वार्तालाप दो मित्रों का। गजानंद सुपुत्र हैं श्री लालमन आर्य के और फूलचंद उनके अभिन्न मित्र। ये बात है सन 1950 की। आइए सुनिए दोनों मित्रों की बातें। फूलचंद, माँ ने तेरे लिए गोंद के लड्डू भेजे हैं। अरे वाह भाई, मैं तुम्हारे लिए किताब लेकर आया हूँ। दादा बस्तीराम गांव में आए थे, उनके भजनों की किताब है। अच्छा, बापू को बहुत पसंद आएगी। वैसे भी वो दादा बस्तीराम के भजन गाते रहते हैं। गजानंद भाई, और क्या नई खबर है? खबर तो कोई खास नहीं है। घर वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं। ओह, क्या बात है। मौसी ने लड्डू इसी खुशी में भेजे हैं क्या? अरे नहीं भाई, चर्चा शुरू हुई है। कोई रिश्ता नहीं हुआ है। रिश्ता नहीं हुआ है तो हो जाएगा। कोई रिश्ता आया क्या? अरे नहीं भाई, आया था। कोई बड़वा नाम के गांव से सुखदेव प्रसाद आए थे अपनी भतीजी तारामणि का रिश्ता लेकर। अच्छा, मैंने तो मना कर दिया। मना कर दिया? हाँ। क्यों? कोई कमी थी क्या? लड़की सुंदर नहीं थी या पढ़ी लिखी नहीं थी? कोई तो कारण होगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। वास्तव में मैंने तो कोई तस्वीर भी नहीं देखी, ना ही कोई अन्य जानकारी ली। तो फिर क्या आजीवन ब्रह्मचारी रहना है? विवाह तो करना है, लेकिन एक उद्देश्य के साथ। उद्देश्य? भाई, विवाह तो अपने आप में एक उद्देश्य होता है। वो तो ठीक है, लेकिन विवाह से जुड़कर किसी का कल्याण भी तो संभव है ना। गजानंद भाई, देखो, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। तो फिर साफ साफ सुनो। कुछ वर्षों पहले कलकत्ता में हमारे घर पर बापू की सभा थी। सभा थी उनकी निर्मित एक संस्था की, जिसका उद्देश्य था समाज में विधवा को पुनर्जीवन देने का। उसी सभा में एक चर्चा हो रही थी, जिसमें एक प्रश्न खड़ा हुआ था। प्रश्न यह था कि क्या आप अपने पुत्र का विवाह किसी विधवा से करेंगे? सभा में सबने इसका गोलमोल उत्तर दिया, लेकिन बापू ने कहा था कि उन सभी सदस्यों का परिवार भी इस सोच में शामिल होना चाहिए। इस विषय में बापू यदा कदा मुझसे और मां से भी चर्चा करते हैं। आज जब यह अवसर आया है, तब क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं बापू की सोच के अनुसार किसी विधवा कन्या से विवाह करूं? तो क्या तुमने चाचा जी से अपनी मंशा बता दी? अरे कैसे बताता, मैं अपने विवाह की बात कैसे करता। लेकिन जब मैंने आए हुए प्रस्ताव के लिए मना कर दिया, तो फिर यह आवश्यक हो गया कि उसका कारण उन्हें पता लगे। फिर मैंने एक युक्ति लगाई। मैंने एक पत्र लिखकर मामचंद जीजाजी के हाथ उनको भिजवा दिया। क्या लिखा तुमने उस पत्र में? यही कि अगर पिताजी मेरा विवाह करना चाहते हैं तो मेरे लिए कोई बाल विधवा लड़की चुने। भाई गज्जू, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि ऐसा कोई रिश्ता उन्हें मिले। तुम तो जानते हो ना कि इस समाज में लोग कितने भीरू हैं। ऐसी कन्या के माँ बाप तक उनके पुनर्विवाह की बात नहीं सोचते। ये तो ठीक है, ये बात भी मेरे दिमाग में आई। लेकिन मैंने उन्हें दूसरी बात लिखी। कुछ ही समय पहले देश के विभाजन में लाखों परिवार बर्बाद हुए।
बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, कितनी ही कन्याएं अपने रिश्तेदारों के साथ भागकर भारत आ गई। उनकी अवस्था और आगे का जीवन बहुत ही दुखदाई दिखाई पड़ता है। मैंने अपनी दूसरी शर्त में लिखा है कि अगर पहली शर्त किसी भी कारण से संभव ना हो सके तो किसी दुखी शरणार्थी लड़की को मेरी पत्नी के रूप में अपना ले। आखिर उद्देश्य तो यही है ना कि मेरे विवाह के माध्यम से किसी दुखियारी का जीवन सुधर सके। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी बहुत सुंदर है, लेकिन तुमने कभी यह सोचा कि ये शरणार्थी परिवार किस जाति के हैं? कम से कम हमारी जाति के तो नहीं है। बंटवारा राजस्थान का तो हुआ नहीं, पंजाब का हुआ है। फूलचंद, तुम्हारे दिमाग में भी वही बात आ रही है जो मेरे दिमाग में आई थी। इसलिए मैंने पत्र में तीसरी शर्त भी डाल दी, मेरे विवाह में जाति बंधन नहीं होना चाहिए। गजानंद भाई, तुमने तो चाचा जी को पूरी दुविधा में डाल दिया। अगर मैंने पिताजी को दुविधा में डाल दिया तो कुछ गलत कर दिया क्या? मैं तो सोचता था मैंने पिताजी के विचारों को सम्मान दिया है। सचमुच बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? भाई, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूछना जरूरी है। एक बात बताओ, क्या तुमने ये निर्णय भावुकता में बहकर लिया या फिर तुमने इस विषय पर बहुत दिनों तक सोचा है? फूलचंद, अगर निर्णय किसी कन्या विषय से संबंधित होता तो शायद प्रेम या करुणा के कारण भावनात्मक होता, लेकिन मेरा निर्णय सैद्धांतिक आधार पर है। जहां तक बहुत दिनों तक सोचने का सवाल है, मैंने निर्णय कई साल पहले ले लिया था, जब किसी ने पिताजी से पूछा था कि क्या वो अपने बेटे का विवाह किसी विधवा से करेंगे। भाई गजानंद, मेरे बड़े भाई और परम मित्र हो तुम, लेकिन आज तुम्हें अपना गुरु मानकर तुम्हारे चरण छूने का मन करता है। अरे अरे फूलचंद, ये क्या कर रहे हो? आइए चलते हैं भाई लालमन आर्य के घर पर, जहां वो अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी से अपने पुत्र गजानंद के विवाह के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये बात है 1951 की। कितनी बार पढ़ोगे गजानंद के इस पत्र को? गजानंद ने तो बहुत ही परेशानी में डाल दिया। 6 महीने पहले जब से बड़वा वालों का रिश्ता वापस भेजा, तब से विवाह की चर्चा ही बंद सी हो गई। कितना अच्छा रिश्ता था, सुंदर लड़की, प्रतिष्ठित परिवार। सुना है उस लड़की तारामणि का तो कहीं विवाह भी हो गया। क्या कह रही हो लक्ष्मी? मैं तो इस पत्र को बार बार इसलिए पढ़ता हूं कि जितनी बार मैं इसे पढ़ता हूं मेरी छाती गर्व से फूल जाती है। मुझे मेरा जीवन सार्थक लगने लगता है। मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद के दिखाए रास्ते पर चलकर मैंने जो शिक्षा और संस्कार बच्चों को दिए हैं वो उनके हृदय में कितने गहरे बैठ गए हैं। लेकिन इन सब से घर में बहू तो नहीं आ जाएगी ना, और फिर तुम्हारी और गजानंद की इच्छा के अनुसार कन्या कहाँ मिलेगी? मिलेगी भी तो क्या ये गांव हमें जीने देगा? इस बात की भनक घर के बाहर जा चुकी है। सुना है गांव का पंडित गांव के लोगों को ये कहकर भड़का रहा है कि अगर लालमन ने अपने बेटे का विवाह किसी विधवा से किया तो उसको जाति से बाहर कर देंगे। लक्ष्मी, अगर उस पंडित का वश चलता तो उसने तो हमें जाति से बाहर उसी दिन कर दिया था, जब हमने चाचा जी की मृत्यु के बाद मृतक भोज करने से मना कर दिया था। ऐसे ही तथाकथित पंडों के विरुद्ध स्वामी जी ने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। अरे गांव में भनक लगने की बात करती हो, गज्जू का ब्याह पूरी धूमधाम से होगा। हाँ, ब्याह ना हुआ, पूरा धर्म प्रचार हो गया। कुछ कहा? कुछ नहीं। अरे याद आया, आप जब पंचायत में गए थे तो डाकिया ये पत्र छोड़ गया था आपके लिए। पत्र तो बड़वा वाले सुखदेव प्रसाद जी की तरफ से है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं ये? क्या लिखा है? लक्ष्मी, समझ में नहीं आता इसे क्या कहूं।
नियति की क्रूरता या फिर नियति की व्यवस्था? देखो जी, आपकी इतनी गहरी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। किसकी चिट्ठी है? क्या लिखा है? अरे वही बता रहा हूँ। चिट्ठी बड़वा वाले सुखदेव प्रसाद जी की है। उन्होंने लिखा है कि करीब 6 महीने पहले जब वो हमारे यहाँ अपनी भतीजी का रिश्ता लेकर आए थे, तब हमने मना कर दिया था, ये कहकर कि हमारा बेटा गजानंद किसी बाल विधवा से ही विवाह करेगा। क्या उनके यहाँ कोई बाल विधवा है जिसका प्रस्ताव भेज रहे हैं? अरे नहीं, उन्होंने लिखा है कि उसके बाद उन्होंने तारामणि का विवाह अन्यत्र कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के कुछ समय के पश्चात ही उसके पति की असमय मृत्यु हो गई। अब उनका मन है कि हम उनकी भतीजी को सुखी जीवन का एक और अवसर दें। है ना विचित्र घटना? हाँ, एक तरफ मन बहुत दुखी हुआ कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा क्यों होता है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि तारामणि को हमारे घर की बहू बनाने का निर्णय ईश्वर का है। मेरी तरफ से तो स्वागत है। हाँ, गजानंद को पूछना जरूरी है। गजानंद का उत्तर मुझे पता है। आखिर गजानंद का विवाह हुआ। जहाँ गांव के कुछ लोगों ने इस विवाह का विरोध किया, तो वहीं पूरे प्रांत से अनेक लोग इस क्रांतिकारी विवाह में भाग लेने आए। ये विवाह वैधव्य के प्रताड़न के विरोध में क्रांति का उद्घोष था। इस विवाह में भाई लालमन आर्य ने एक और परिवर्तन का सूत्रपात किया। पर्दा प्रथा का त्याग करके दुल्हन ने खुले चेहरे में विवाह संस्कार संपन्न किया। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक संपूर्ण क्रांति का रूप धारण करती है। प्रिय गजानंद के विवाह में आए आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। यह विवाह एक क्रांति का सूत्रपात है। इस प्रदेश राजस्थान में, जहां एक विधवा के लिए इस समाज में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं है, वहां एक बाल विधवा से अपने पुत्र गजानंद का विवाह करके भाई लालमन ने एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया है जिसकी मिसाल आज के भारत में शायद कहीं भी देखने को ना मिले। साथियों, मैं बंगाल से आया हूं। वहां भी हम कई साथियों ने एक ऐसा मंच तैयार किया है जो विधवा विवाह का समर्थन करता है। यह मिसाल बंगाल में भी हमारे लिए एक संदेश का काम करेगी। भाई लालमन की हिम्मत को देखकर बहुत सारे लोग ऐसी हिम्मत करेंगे। मैं पूरे कलकत्ता समाज की तरफ से भाई लालमन का आज अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस अभिनंदन का असली हकदार मेरा बेटा गजानंद है, जिसने मेरी सोच को एक बहुत बड़ा बल दिया। उसकी इच्छा और सहमति के बिना इतना बड़ा कदम संभव नहीं था। ईश्वर की कृपा से एक बहुत ही अच्छी कन्या हमारे घर की बहू बनकर आई है। दूसरी सुखद बात यह है कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हमारे रिश्तेदार और मित्र यहां उपस्थित हैं। उन्होंने हमारे अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इस नई संस्था वैश्य विधवा हितकारिणी सभा की स्थापना की है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी एक एक करके अपना परिचय देवें और सभा के विषय में अपना कार्यक्रम बताएं। हाँ, देखिए भाई, मेरा नाम छबील दास है। मैं बाल संबंध से आया हूं। मैं इस विवाह से बहुत प्रभावित हूं। हमारी इस क्रांति का प्रारंभ घर से ही शुरू हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए मैं यहां ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मेरे परिवार में भी एक ऐसा आदर्श विवाह करवाऊंगा। मित्रों, मेरा नाम रामेश्वर दास है। मैं यहां पास के गांव गुरेरा से आया हूं। मुझे गजानंद की मंशा के बारे में मेरे बेटे फूलचंद ने बताया था।
मैं उत्सुकता से इस विवाह की प्रतीक्षा कर रहा था। छबीलदास जी ने सही कहा और किया है। सामाजिक परिवर्तन तब तक संभव नहीं जब तक हम उसे अपने जीवन में अपनाकर समाज के सामने एक मिसाल न पेश करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने छोटे बेटे कन्हैया लाल का विवाह भाई लालमन द्वारा प्रस्तुत किए हुए इस उदाहरण के समान किसी विधवा कन्या से ही करूंगा। भाइयों बहनों, मैं फूलचंद शर्मा निडर हूं, भिवानी शहर से आया हूं। इस क्रांति को बढ़ाने में पूरा भाग लूंगा। अन्य मित्रों के समान मैं भी वही प्रतिज्ञा करता हूं। मित्रों, मेरा नाम गोविंद राम देवरालिया और मैं गांव देवराला से आया हूं। मैं आज यहां एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात देख रहा हूं। समाज की एक अव्यवस्था यानी विधवा का प्रताड़ित जीवन सभी प्रबुद्ध लोग देखते रहे हैं। कुछ ने थोड़ी बहुत सहानुभूति भी दिखाई होगी, लेकिन इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। भाई लालमन और उनके ज्येष्ठ पुत्र गजानंद साधुवाद के पात्र हैं। ये कोई त्याग नहीं है, ये है एक विशुद्ध सोच जिसकी समाज को बहुत आवश्यकता है। मैं भी आपको वचन देता हूं कि मैं अपने परिवार में एक नहीं बल्कि जितने संभव हुए उतने ऐसे आदर्श विवाह कराऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां तालियां। दर्शकों, ये नाटक एक सत्य घटना पर आधारित है। श्री गजानन आर्य और श्रीमती तारामणि देवी आज अपनी वृद्धावस्था में आनंद से बेंगलोर शहर में रह रहे हैं। श्री गजानंद आर्य ने स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के मंत्री और प्रधान के रूप में 29 वर्षों तक कार्य किया। स्वर्गीय लालमन आर्य जी और श्री गजानंद आर्य जैसे संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा आर्य समाज को समर्पित आर्य समाजियों के कारण आज समाज में अपनी गरिमा के साथ स्थापित है।